हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। आई होप मेरी पिछली वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने सीखा था हेलोल्केन्स हेलोरेंस का बेसिक, हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, उसकी आइसोमेराइजेशन देखी थी। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स, प्लस हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे हमने प्रिपरेशन करनी है हेलोल्केन्स की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज की हमने प्रिपरेशन करनी है, जो कंपाउंड की हमने प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हेलोल्केन्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास थी RX। ठीक है, R हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप, और X हमारा था हेलोजन। जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम उसको ब्रेक करके देखेंगे कि वो किन एलिमेंट से बना होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, दैट इज R एंड X। ठीक है, तो इसका मतलब R हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप हमें किससे मिलता है, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए होगा, ठीक है, कम मॉलिक्यूल, और हमें चाहिए हो गया हेलोजन। कि जब ये दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, दैट इज रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास हेलोल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक ट्रिक जो मैंने याद करने का तरीका बताया। ठीक है, तो जैसे मैंने किया कि हाइड्रोकार्बन उठाया, हाइड्रोकार्बन दो हमने लेने हैं, एक तो हमने लेना है एल्केन, ठीक है, एक लेना हमने एल्कीन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। ठीक है, सो एल्केन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम CH4 लिया हमने, ठीक है, अब हमें चाहिए मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन, तो हमने Cl2 ले लिया। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जब हेलोजन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है, दैट इज एल्केन में, तो ये जो रिएक्शन ये होगी यूवी लाइट या सिंपल लाइट में हो सकती है। ठीक है, या हीट से हो सकती है। ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे इस कंडीशन पे, तो हमारे पास क्या होगा, ये प्रिपेयर होगा हेलोल्केन। पिछली वीडियो में मैंने जनरल, ठीक है, मेथड बताया था कि हम हेलोल्केन कैसे बना सकते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन दैट इज मीथेन CH4, इसमें मॉलिक्यूल डाला हमने Cl2 हेलोजन। ठीक है, ये कंडीशन रखी कि यूवी लाइट या हीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलोल्केन प्लस एसिड बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक चीज ये याद रखनी है कि अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई दो कंपाउंड, ठीक है, आपस में रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट या हीट, तो हम उस रिएक्शन को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने अभी CH4 और Cl2 की रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, और हीट, तो हमारे पास क्या बना, हेलोल्केन प्लस HCl, दैट इज फ्री रेडिकल बनेंगे दोनों। ठीक है, इससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसका मैकेनिज्म करा देता हूं, जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो जैसे हम एल्केन की बात कर रहे हैं, फिर हम CH4 उठाएंगे। इसमें जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, की मतलब चेन की शुरुआत कैसे होती है, इनिशिएशन मतलब शुरुआत कैसे होगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया था, दो हमने मॉलिक्यूल लिए थे, CH4 एंड Cl2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि Cl2 से शुरुआत होगी। ये हमने Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, दैट इज Cl बॉन्ड टू Cl। ठीक है, इस पे क्या हुआ, लाइट पड़ी, यूवी लाइट। ठीक है, तो जब लाइट इस मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो इनका जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो होमोलिटिकली जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है कि जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये शेयर कर लेगा, एक ये कर लेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लेना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल।
ठीक है, दैट इज हमारे पास दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो ये ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये इनिशिएशन स्टेप था। सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन मतलब प्रोपेगेट करना, कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद इनिशिएशन के बाद तो हमारे पास जो दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है वो क्या है, हमारे पास CH4। हमने मीथेन ले लिया। ठीक है, प्लस इसमें हम रिएक्ट, अब ये क्या है, ये जो फ्री रेडिकल है इन दोनों में से कोई भी एक इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल को क्या क्या चाहिए होता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कि वो बॉन्ड बना ले और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास एज अ फ्री मॉलिक्यूल है और हमारे पास ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो रेडिकल है इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन पे आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या रेडिकल बन गया, दो रेडिकल दो नए बन गए। जैसे यहाँ पे बन गया हमारे पास एक ये CH3 रेडिकल। ठीक है, प्लस हमारे पास H रेडिकल और Cl रेडिकल है। ठीक है, ये दोनों रेडिकल क्या है हमारे पास, ऐसे रिएक्ट कर लेंगे और हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज HCl बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक नया रेडिकल बन गया, दैट इज CH3। ठीक है, अब ये जो CH3 है, CH3 जो रेडिकल है, ठीक है, अब ये रिएक्ट करेगा Cl2 मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये क्या है, रिएक्टिव स्पीसीज है, इस पे अटैक करेगी। ठीक है, इसका होमोलिटी क्लीवेज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। ठीक है, और ये भी शो करना है कि जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जब मैकेनिज्म करते हैं, तो जब होमोलिटिकल क्लीवेज हमने दिखानी है तो हम क्या करेंगे, हाफ एरो से ही शो करेंगे, फुल एरो से ही शो करेंगे। ठीक है, फुल एरो का मतलब होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन है किसी एक के पास ही जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों रिएक्ट करके हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज CH3Cl बन गया। हमारे पास एक नया दोबारा फिर Cl रेडिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर आगे हमें पता है कि जो Cl रेडिकल है, ठीक है, दोबारा फिर इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे पास फिर ये बनेगा CH3 डॉट। ठीक है, प्लस HCl बन, मतलब ये जो प्रोसेस है लगातार क्या हो जाएगी, मतलब रिपीट होते रहेगी। ठीक है, ये स्टेप्स क्या है, रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, अगर ये रिपीट होते रहे तो ये खत्म तो होगी नहीं रिएक्शन, तो हमें खत्म भी करनी है। ठीक है, तो हमारा थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, तो हमें इस रिएक्शन को जो प्रोपेगेशन स्टेप है उसको हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन ये है कि अगर दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नया फ्री रेडिकल तो बनेगा नहीं। अगर नया फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो वो अटैक नहीं कर पाएगा किसी पे, तो प्रोपेगेशन नहीं हो पाएगी। तो कंडीशन ये है कि टर्मिनेशन में दो फ्री रेडिकल अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो जो प्रोपेगेशन स्टेप वो क्या हो जाएगा, स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। जो फ्री रेडिकल हमने देखे हैं प्रोपेगेशन स्टेप में वो क्या क्या थे, एक तो था हमारा Cl, ठीक है, ये वाला, एक था हमारा CH3 वाला, यही वाले थे हमने देखे। ठीक है, अगर इसमें कंडीशन है कि अगर Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Cl बॉन्ड Cl, दैट इज Cl2 बन जाएगा। कोई भी, अब हमारे पास कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बना है दोबारा। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर CH3 जो रेडिकल है ऐड कर ले Cl रेडिकल, जब दोनों ऐड हो जाएं तो हमारे पास CH3Cl बन जाएगा। तो ये भी हमारा कोई भी रेडिकल नहीं बना। ठीक है, तीसरा केस ये सकता है कि अगर दो CH3 रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, दैट इज एल्केन बन जाएगा। दोबारा हमारे पास क्या बन गया, अब इथेन बन गया।
तो इस स्टेप में कोई भी मतलब प्रोपेगेट टर्मिनेशन में क्या होगा कि कोई भी हमारे पास न्यू फ्री रेडिकल नहीं बनेगा। तो अगर न्यू फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो नेट रिएक्शन क्या देखी हमने, नेट रिएक्शन ये होगी कि अगर CH4 रिएक्ट करता है हमारे Cl2 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड हीट और हीट भी, ठीक है, दोनों में से कोई भी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, क्योंकि यही दो मॉलिक्यूल मेन हमने देखे हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसी में, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन CH3 CH2 CH3 और वो रिएक्ट कर रहे हैं हमारे Cl2 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, और वो कौन से होंगे, CH3 CH2 CH2 Cl ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 इसके साथ लग जाएगा Cl। ये हमारे पास बना, नाम है 1-क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन फर्स्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो 1-क्लोरो प्रोपेन, कार्बन कितने 3 है तो प्रोपेन, इसमें कार्बन जो क्लोरीन है सेकंड कार्बन पे है तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब क्या है, जब ये दोनों रिएक्ट करे हैं इस कंडीशन पे तो हमारे पास आइसोमेरिक प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये इक्वल क्वांटिटी में नहीं बनेंगे, ठीक है, ये बनेगा हमारा 45% पे और ये बनेगा 55% पे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कोई भी जो कंपाउंड है ज्यादा क्वांटिटी में कब बनता है, जब जो कोई भी हेलोजन एटम अगर लगा हुआ उस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली, अभी ये जो हेलोजन एटम है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और वो उस कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप ज्यादा बॉन्डेड होना चाहिए, मतलब वो वाला कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ क्या है, दो एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। अब इस कार्बन में देखें, ये जो कार्बन है, ये जो हेलोजन है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ सिर्फ यही वाला पार्ट ही अटैच्ड है, ठीक है। तो इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ही ज्यादा वो क्वांटिटी में वो वाला मॉलिक्यूल उतनी ही क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा। तो इसलिए ये क्या है 10% इससे ज्यादा बना है। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है बुटेन से, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है Cl2 मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। हमारे पास दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फिर से जनरेट हुए हैं प्लस HCl निकला, रिमूव हुआ। अब इसका नाम क्या है 1-क्लोरो बुटेन और इसका है हमारा 2-क्लोरो बुटेन और ये हमारा HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये हमारा जो इसकी फॉर्मेशन है 28% और इसकी है फॉर्मेशन 72%, ठीक है। फिर वही बताना है कि जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड है हेलोजन एटम और इसका ये वाला कार्बन सिर्फ इसके साथ सिर्फ एक ही हमारे पास ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड और इस केस में क्या है, ये जो कार्बन है हमारे पास इसके साथ डायरेक्टली क्या है हेलोजन एटम जुड़ा, डायरेक्टली Cl जुड़ा और इसके साथ हमारे दो एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है, दैट इज ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से क्या है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बन, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज मोर, ठीक है, इसलिए ये 72% फॉर्मेशन हुई इसकी 28% हुई। ये जो हमने एग्जांपल किए ये थी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब शुरू में क्या होगा, इसकी क्लीवेज होगी होमोलिटिकली, फिर ये अटैक करेगा इस पे, तो हमारे पास क्या बनेंगे, आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स है, ठीक है, जिससे हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है हमारे कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जिनको हम सेपरेट कर नहीं सकते, ठीक है। अगर सेपरेशन करने की तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। इसलिए जो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स है, ठीक है, इज नॉट सुटेबल फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हेलोकेन्स। कई केसेस में क्या होता है कि आइसोमेरिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल होती है, बट अगर मिक्सचर बन भी जाता तो हम उसको एक सुटेबल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। जैसे हमारे पास है CH4 मीथेन लिया हमने, उसकी क्लोरीनेशन हम कर रहे हैं Cl2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा CH3Cl। ये हमारा मीथेन है, ये हमारा बन गया क्लोरोमीथेन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर Cl2 इसमें ऐड किया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट हमारे पास फिर HCl निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा CH2Cl2, ठीक है। मतलब हर केस में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव होता जाएगा, उसकी जगह पे कौन आता जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, ऐड होता जाएगा। फिर इसके बाद Cl2 फिर ऐड किया हमने, फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह एक क्लोरीन जुड़ गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3। इसका नाम है, यहाँ पे 2 हैलोजन है, सो 2 के लिए डाई क्लोरो मीथेन। यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गए, तो इस 3 के लिए क्या होता है, ट्राई होता है, सो ट्राई क्लोरोमीथेन। फिर जो लास्ट वाला है, ठीक है, उसकी क्लोरीनेशन की है हमने इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। हमारे पास फिर जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है रिमूव हो गया, उसकी प्लेस में कौन सा आ गया, हैलोजन क्लोरीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया CCl4, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 4 हाइड्रोजन आर कंप्लीटली रिप्लेस बाय 4 हैलोजन एटम, दैट इज 4 क्लोरीन एटम, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है, अब यहाँ पे 4 है तो 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं, सो टेट्रा क्लोरोमीथेन। और किसी हाइड्रोकार्बन की, दैट इज एल्कीन की हैलोजिनेशन तब तक करनी है जब तक कि जितने भी उसके पास हाइड्रोजन है वो कंप्लीटली मतलब खत्म, रिमूव नहीं हो जाते। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, तो हमने 4 स्टेप आगे किए, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो मतलब 4 हाइड्रोजन आर कंप्लीटली रिप्लेस बाय 4 क्लोरीन एटम्स। अब इस रिएक्शन का अगर हमने सम अप देखना हो, ठीक है, नेट रिएक्शन देखनी, तो हम क्या करेंगे, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट निकले हैं, ये वाला दैट इज CH3Cl, प्लस हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट CH2Cl2 प्लस CHCl3 एंड द लास्ट CCl4, ठीक है, प्लस HCl। ये हमारे पास क्या है, कितने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट है, मतलब मिक्सचर बन गया। अब मैंने बोला कि इस मिक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कैसे कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हम क्या है, इजीली हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक चीज याद रखनी है कि अगर हमने हेलोजिनेशन करनी हो, ठीक है, एल्केन्स की, तो हम ज्यादा यूज करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन को, ठीक है। तो जैसे हमने क्लोरीन से एग्जांपल्स किए हैं, वैसे ब्रोमीन से सेम कर सकते हैं। फ्लोरीन हम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्शंस होती है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है नेचर में, हाईली एक्सोथर्मिक, जिसको लैब में हम सिंपली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रही बात आयोडीन की एग्जांपल देखते हैं, दैट इज आयोडीनेशन ऑफ एल्कीन। हम आयोडीनेशन कर रहे हैं मीथेन की, ठीक है, CH4 प्लस I2। पहले देख लेते रिएक्शन, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें होता क्या। CH3I प्लस HI, ये हमारा बन गया। फिर क्या होगा, HI प्लस HiO3, I2 प्लस वाटर। ठीक है, अब जो आयोडीनेशन है मीथेन की, वो क्या होती है, रिवर्स होती है, ठीक है। मतलब आपको पता है कि जो आयोडीन है अमंग दी हैलोजन लीस्ट ही रिएक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जो आयोडीन है, जब आयोडीनेशन होती है मीथेन की, तो वो रिएक्शन होती है रिवर्स में। तो रिवर्स को रोकने के लिए हम क्या है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब HI में जब ये ऐड हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ठीक है। हम इसकी जगह HNO3 भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है कि इसको ब्रेक डाउन कर देता है और आगे रिएक्शन फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया आयोडीन प्लस वाटर। अब हम हेलोल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे एल्कीन से, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एल्कीन हमारा ये वाला मॉलिक्यूल है, ये एल्कीन ले लिया, जनरल में बता रहा हूं, ठीक है। C डबल बॉन्ड C प्लस इसमें अब ऐड करना है HX दैट इज हैलोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब जब ये दोनों ऐड होंगे तो जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में वो क्या हो जाएगा, अब सिंगल हो जाएगा, ठीक है, प्योर। तो एक इन दोनों में से कोई भी H यहां पे लग गया, इसमें X दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये केस है अगर सिमेट्रिकल के केस में, अगर हमने सिमेट्रिकल एल्कीन ली है, ठीक है, तो क्या होगा, H किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है, X किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है, वो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने ऐड किया अब HCl, तो हमारे पास ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो Cl इन दोनों कार्बन में से किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और डबल बॉन्ड क्या होगा, चेंज हो गया सिंगल में। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन से हेलोल्केन्स बनाना चाहते हैं तो हमारे पास दो रूल आते हैं। एक तो है एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसको हम खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास है मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो रिएक्ट करता है हेलोजन एसिड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसलिए इसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, हमारे पास हेलोल्केन बनता है, ठीक है। जो हमारे पास मार्कोनिकोव रूल है उसमें भी क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बट इसमें पेरोक्साइड्स नहीं होते, ठीक है। दोनों केसेस में, दोनों रूल्स में क्या होता है कि हमारे पास आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। कौन ज्यादा बनता है कौन कम बनता है, मैंने पहले बताया कि वो ज्यादा बनता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले मार्कोनिकोव रूल की, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन दैट इज CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने प्रोपीन लिया, इसमें हमने ऐड किया ये HBr, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये याद रखना है कि जो मार्कोनिकोव रूल होता है इसमें जो अटैकिंग वाला जो स्पीसीज है, ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट दोनों होंगे, ठीक है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसलिए इस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट ने उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, ठीक है, जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट है उसने किस पे अटैक करना है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, उस कार्बन के पास बॉन्ड बनाना है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास CH3 बॉन्ड C। अब इस कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ ही देखना हमें, हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन दो है, ठीक है। HBr इन दोनों के साथ ही जुड़ेगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, लेस हाइड्रोजन वाले के साथ, उस कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास Br, यहाँ पे H, और जो डबल बॉन्ड है सिंगल में चेंज हो जाएगा, और CH3, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ सकता है और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है। तो दूसरा केस है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2Br, ठीक है। अब ये जो है 90% बनता है और ये बनता है हमारे पास 10%। अब ऐसा क्यों है, क्यों, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ क्या डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन एटम है, और ये जो कार्बन है इसके साथ दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ये वाला कार्बन। और इसका इसमें क्या है कि ये वाला कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। सो जो कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूल जो उसका प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास लेस अमाउंट में बनता है। सो इसलिए ये 10% बना है, इसलिए 90% बना है। अब हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल की, ठीक है। हमने सेम एग्जांपल उठाई है, बट मैंने बताया था कि
इसमें एक दूसरा एक और चीज ऐड होती है, उसका नाम था पेरोक्साइड, ठीक है। और पेरोक्साइड जब ऐड होगा इन दोनों में तो क्या होगा, इसमें इस रूल में क्या होता है कि नेगेटिव जो पार्ट है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। और जो पॉजिटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा उस कार्बन के साथ जिसके पास लेस हाइड्रोजन एटम है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 बॉन्ड CH2। अब पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन के साथ आया क्योंकि इसके पास लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो डबल बॉन्ड है सिंगल में चेंज हो जाएगा CH2Br, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ये भी हमारा क्या होगा 99% ही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हेलोजन्स ऐड होते हैं एल्कीन्स में, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या है हेलोल्केन्स ही बनेंगे, बट इसमें क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस होनी जरूरी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट हम केस करेंगे सिमेट्रिकल के केस में, दैट इज हम उठाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने ऐड किया Br2, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है H2 है, दैट इज हेलोजन है, और ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। तो हमारे दो ब्रोमीन इसके साथ दोनों कार्बन के साथ क्या है बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH बॉन्ड Br, और यहाँ पे H, यहाँ पे भी H। अब इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ब्रोमीन का कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। जब ये तीनों रिएक्ट करते हैं तो वो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यूज होती है कि जो हमने कंपाउंड लिया है चेक करना हो कि उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर हम ब्रोमीन किसी कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं तब अगर ब्रोमीन का ब्राउन कलर अगर डिस्चार्ज हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि वो जो कंपाउंड हमने लिया है जिसमें हमने ब्रोमीन ऐड किया कि उसमें क्या है डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम ब्रोमीन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट यूज होता है कंपाउंड में डबल बॉन्ड चेक करने के लिए। अगर हम बात करें अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में, ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है, ये हमारे पास प्रोपीन है, ठीक है। ये हमारी अलाइलिक पोजीशन है डबल बॉन्ड के साथ सिंगल, ठीक है। तो इसमें हमने प्लस किया, फिर X2 दैट इज हमने ऐड कर दिया Cl2, ठीक है। अब अगर ऐसे अलाइलिक पोजीशन आए और इसमें हैलोजेंस ऐड हो तो हमारे पास कंडीशन आएगी टेम्परेचर की, जो कंडीशन है 773। पिछले केस में हमने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया था, हमने CCl4 लिया था, ठीक है। अब हम करेंगे टेम्परेचर की कंडीशन 773। इस केस में क्या होगा कि जो अलाइली कार्बन का हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अलाइली कार्बन का हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूटेड होगा किसके साथ, हैलोजन एटम के साथ, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl प्लस HCl, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर हमारे पास अलाइलिक पोजीशन है मॉलिक्यूल में, ठीक है, दैट इज अलाइलिक कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, उसका जो हाइड्रोजन होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा किसके साथ, हैलोजन एटम के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा हेलो एल्केन, ठीक है, प्लस HCl। हमने हाइड्रोकार्बन से हेलोल्केन्स प्रिपेयर कर ले, अब बारी है अल्कोहल्स हम कैसे हेलोल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल होता है हमारा ROH, उसमें हमने हेलोजन एसिड ऐड किया HX, ठीक है। तो हमारा हेलोल्केन बन गया। इसमें क्या होगा कि ये रिमूव हो जाएगा, वाटर इसमें रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा R बॉन्ड X दैट इज हेलोल्केन प्लस वाटर। और एक चीज हमेशा ये याद रखनी है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई एसिड, ठीक है, मिक्स होता है, रिएक्शन करता है, तो हमेशा क्या है वाटर निकलता है, ठीक है। या अगर मेटल पे कोई एसिड, ठीक है, मिक्स होता है तो हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली है। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज अल्कोहल, इसमें हमने एसिड डाला तो हमारे पास क्या निकला वाटर, जो बच जाएगा उसको हमने लिख देना दैट इज RX हेलोल्केन, ठीक है। अल्कोहल्स में के केस में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ग्रूव प्रोसेस। ग्रूव प्रोसेस में क्या है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं
वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होके, ठीक है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है, जब ये तीनों मिक्स होते हैं तो हमारे पास क्या है, हैलोल्केन बनता है। ठीक है, जैसे हम शुरू करते हैं, एग्जांपल है जैसे प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, इसमें हमने ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ड्राई पूरी तरह से। तो जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे हमारे पास क्या है, वाटर तो फिर निकलेगा हमारे पास, ठीक है, दैट इज H2 निकल गया, हमारे पास क्या रह गया, ये CH3CH2 और Cl दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरो इथेन दैट इज हैलोल्केन बन जाएगा, दैट इज CH3CH2Cl। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल से। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि ये कार्बन के साथ डायरेक्टली OH है और इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है, सो इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें फिर हमने HCl ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये वाटर रिमूव हो जाएगा H2O प्लस ये पूरा पार्ट किसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, Cl के साथ, सो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl बॉन्ड H। हमारे पास क्या है, क्लोरोप्रोपेन बन गया। ठीक है, जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है रिएक्शन में कि ये जो हेल्प करता है C बॉन्ड O को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इसको लिखना हो हम कैसे लिखेंगे, CH3 C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और ZnCl2 हमें पता वो क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को। ठीक है, तो वो जिंक क्लोराइड क्या करेगा, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो वीक होने की वजह से ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास कार्बोकेटाइन बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या है, पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव पार्ट आएगा, नेगेटिव पार्ट में अटैक करना फिर इस कार्बोकेटाइन पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली ये हैलोल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने टर्शियरी अल्कोहल से हैलोल्केन्स बनाने हो तो कैसे बना सकते हैं। रिएक्शन देखिए, हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल जैसे मैंने उठाया ये, टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा कि हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो हमने इसमें डाला HCl। ठीक है, अब टर्शियरी अल्कोहल जो होता है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अल्कोहल्स का, वो ये होता है टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, इस ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर हमने टर्शियरी अल्कोहल उठाया है, ठीक है, तो हमें क्या है, जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए। तो मतलब इसका ये हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, कोई भी चीज की अगर रिएक्टिविटी लेस होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पिछली रिएक्शंस में हमने सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए जिंक क्लोराइड उठाया था। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रही है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर वाटर रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, और ये क्लोरीन इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, तो हमारे पास हैलोल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने ब्रोमो एल्केन्स बनाने वाले अल्कोहल से, ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखिए, अल्कोहल हम लेते हैं CH3CH2OH। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने, प्लस इसमें डाला मैंने HBr। ठीक है, पिछले केसेस में हम क्लोरो एल्केन बना रहे थे, इसमें हमने ब्रोमो एल्केन बनाना तो Br वाले उठाया। ठीक है, इसमें हमने स्मॉल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और इसको हीट किया। ठीक है, इन दोनों को, और इसमें ये डाला और इसको तीनों को हीट किया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब एसिड डालने से क्या होगा कि ये फिर वाटर रिमूव हो जाएगा, हमें पता है। ठीक है, तो हमारे पास वाटर तो रिमूव हो गया और हमारे पास ये दोनों आपस में अटैच्ड हो गए, तो हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमो एल्केन।
और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमने स्मॉल अमाउंट में लेना, लिटिल क्वांटिटी में। और ये लिटिल क्वांटिटी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट कि रिएक्शन को फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। हमें ब्रोमो एल्केन चाहिए। इन केस अगर लेबोरेटरी में HBr प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो हम कोई भी ब्रोमाइड वाला कंपाउंड उठा सकते हैं, जैसे हमारे पास है KBr, ठीक है। हम KBr से भी रिएक्शन फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब हम ये ब्रोमो एल्केन KBr से भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन है, सेम हमने ये उठाया CH3CH2OH एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्लस हमने KBr डाला इसमें, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, अब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो फिर वाटर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर निकल गया हमारे पास, प्लस हमारे पास और क्या बनेगा, CH3CH2Br प्लस KHSO4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने आइडोल्केन्स बनाने हो अल्कोहल से, ठीक है, तो रिएक्शन फिर हमने वही सेम उठाया अल्कोहल CH3CH2OH दैट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। आइडोल्केन के लिए हम HBr यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही HCl यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे HL, ठीक है। अब रिएक्शन हुई तो हमारे पास ये क्या है, एक तरह का एसिड है, ठीक है, तो ये फिर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, हमारे पास बन गया CH3CH2I, ठीक है, हमारे पास आइडोल्केन बन गया, ठीक है। अगर इन केस हमारे पास लेबोरेटरी में ये HA नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार KBr यूज किया था, क्योंकि HBr अगर नहीं है, ठीक है, तो अगर HA नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, KI यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रिएक्शन देखिए CH3CH2OH प्लस KI। इसके लिए जो हमारे पास एसिड अभी यूज करना हमने वो है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और इन तीनों को हमने रिएक्ट करके हीट किया और हीट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये क्या हमारे पास एसिड है तो फिर वाटर रिमूव होगा, ठीक है। और फिर इस केस में हमारे पास क्या बनेगा CH3CH2I, और जो हमारे पास रह जाएगा वो है KH2PO4, ये बनेगा, ठीक है। हमारे पास आइडोल्केन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास केस है कि अगर अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस हैलाइड्स, ठीक है, एक्शन करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, तब भी हमारे पास क्या बनेगा, हैलोल केस बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे क्लोरोएल्केन्स में। अब हमने क्लोरोएल्केन्स बनाने हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले अल्कोहल हमने उठाया, जैसे जनरल मैंने उठा लिया, ठीक है, प्लस अल्कोहल लिया हमने, इसमें अब हमने डाला। अब क्लोरीन के केस में जो फॉस्फोरस के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो हमारे पास है PCl5 और PCl3 ही बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, PCl5, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना, R बॉन्ड Cl, ठीक है, क्लोरोएल्केन बन गया, प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। POCl3 है हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्साइक्लोराइड, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं CH3CH2OH प्लस PCl5, हमारे पास बन जाएगा CH3CH2Cl क्लोरोइथेन प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्साइक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे PCl3 से, तो जैसे एग्जांपल फिर उठाई CH3CH2OH, इसमें मैंने ऐड किया PCl3, ठीक है। PCl3 हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वही CH3CH2Cl प्लस H3PO3, ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने ब्रोमो एल्केन्स और आइडो एल्केन्स बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड से। तो ब्रोमो और आइडो के केस में जो फॉस्फोरस के कंपाउंड बनते हैं वो हमारे पास हैं PBr3 एंड PI3, ठीक है। PBr5 एंड PI5 तो अनस्टेबल होते हैं, हमें पता ही है, ठीक है, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हम ये दोनों कंपाउंड से, ठीक है, प्रिपेयर करेंगे ब्रोमो एल्केन्स एंड आइडो एल्केन्स, ठीक है। वैसे भी ये दोनों प्रोडक्ट काफी वेरी स्टेबल तो है नहीं, बट तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ब्रोमो एल्केन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ PBr3। तो अल्कोहल उठाया CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल प्लस PBr3, दोनों रिएक्ट
हुए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2 Br ब्रोमो एल्केन बन गया, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड प्लस H3PO3। ठीक है, ये याद रखना है। पीछे हमने किया था PCl3, ठीक है, उस जब हमने रिएक्शन कराई थी अल्कोहल के साथ हमारे पास प्रोडक्ट बना था H3PO3। तो अगर हम PCl3 उठाएं, PBr3 उठाएं, PA3 उठाएं तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट तो बनेगा, डेट इज ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन, ठीक है, डेट इज हेलो एल्केन तो बनेगा, प्लस हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड एज अ प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमने आयोडो एल्केन बनाना हो विद द हेल्प ऑफ PI3 तो सेम इथाइल अल्कोहल प्लस PI3 दोनों रिएक्ट किए तो हमारे पास CH3CH2I, ठीक है, और प्लस हमारे पास फिर H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड है, हमारे पास क्या है, आयोडो एल्केन प्लस फॉस्फोरिक एसिड बन जाए। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है थायोनाइल क्लोराइड से तब भी हमारे पास हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे CH3CH2OH प्लस SOCl2। ठीक है, थायो का मतलब होता है SO, ठीक है, क्लोराइड मतलब Cl, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, और जो ये दोनों रिएक्ट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला C5H5N, इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये तीनों रिएक्ट करेंगे, हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा डेट इज हेलो एल्केन तो बनेगा डेट इज CH3CH2Cl, क्योंकि इसमें Cl है तो Cl वाला बनेगा हेलो एल्केन डेट इज क्लोरो एल्केन, प्लस हमारे पास SO2 प्लस HCl बनेगा। ठीक है, ये दोनों जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे इन दी फॉर्म ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस को ऐसे एरो में शो कर देना कि ये ऊपर जा रही, डेट इज एस्केप हो रही है। ठीक है, तो ये जो मेथड है हेलो एल्केन्स बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वेरी यूजफुल भी है, मतलब अगर हमने अल्कोहल से, ठीक है, सीधा हमने हेलो एल्केन बनाना हो तो हम ज्यादातर यूज करते हैं थायोनाइल क्लोराइड, क्योंकि इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसेस के फॉर्म में बनते हैं, ये दोनों इजीली एस्केप हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, हेलो एल्केन रह जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लास्ट मेथड हमारा रह गया कि हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड से भी हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, फर्स्ट है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमारे पास मेनली फ्लोरो वाले ही मतलब बनते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो हमने कोई अभी तक कोई रिएक्शन की नहीं कि जिसमें फ्लोरो एल्केन्स बने, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन है फॉर फ्लोरो कंपाउंड्स के लिए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन में। अब इसमें लिखा हुआ है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज मतलब हमारे पास दो कंपाउंड होंगे जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होगा और आपस में वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन रिप्लेसमेंट होगी इन दोनों की। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में सबसे पहले हम करते हैं जैसे CH3CH2Br। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड हमने ले लिया, इस मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास हेलोजन प्रेजेंट है ऑलरेडी, प्लस हमने NaI उठाया, सोडियम आयोडाइड, ये हमने फिंकलस्टीन में हमेशा लेना ही है, NaI सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और इसमें हमने एसीटोन डाला और इसको हीट किया तीनों को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये NaBr निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे CH3CH2I। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कन्वर्जन आए थे कि हम ब्रोमाइड वाला जो ब्रोमो हेलो एल्केन से हम आयोडाइड हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब इसमें हेलोजन का आपस में एक्सचेंज हुआ। ठीक है, आयोडीन की जगह ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ गया। ठीक है, और आयोडीन की जगह ब्रोमीन आ गया। ठीक है, हमारी इसी में नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने अभी बताया कि इसमें फ्लोरो एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं जैसे CH3CH2Br। ठीक है, प्लस हमारे पास है AgF। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारा सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3CH2F। ठीक है, फ्लोरो इथेन बन गया हमारे पास, फ्लोरो एल्केन प्लस AgBr साथ में निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या हो गया, फ्लोरो एल्केन बन गया। ठीक है, अगर बाई चांस हमारे पास लेबोरेटरी में AgF नहीं है, सिल्वर फ्लोराइड नहीं है, तो हम Hg2
F2 भी यूज कर सकते हैं, मर्कुरस फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे CH3 CH2 Cl प्लस ये उठाया मैंने Hg2F2, ठीक है, रिएक्ट करे, फिर हमारे पास फ्लोरोइथेन बन गया CH3 CH2F प्लस हमारे पास बनेगा Hg2Cl2, ठीक है, ये बनेगा। ओके, यहाँ पे क्लोरीन एक है, यहाँ पे 2 है, तो उसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, ठीक है। हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा फ्लोरो इथेन, दैट इज फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। ओके, ये हमारा लास्ट रह गया मेथड, ठीक है। इसमें है कि हम सिल्वर सोर्स ऑफ एसिड से कैसे हैलोअल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस टॉपिक में वो है बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन, ठीक है। ये नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने एसिड का कोई सिल्वर सोल्ट उठाना है, ठीक है। एसिड हमने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। H को रिप्लेस करना हमने किसके साथ, सिल्वर के साथ, सिल्वर होता है हमारा Ag, तो हमने ये उठाया CH3COAg, ठीक है। ये क्या हमारा सिल्वर सोर्स ऑफ एसिड है, ठीक है। प्लस हमने इसमें ऐड किया ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ठीक है। रिएक्शन हुई हमारे पास CCl4 के केस में, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें इन्वॉल्व होगा एज अ कैटलिस्ट। ये तीनों रिएक्ट करके हमारे पास बन जाएगा CH3Br, ठीक है, ब्रोमो मीथेन, प्लस हमारे पास ये CO2 निकल जाएगा, प्लस एक AgBr निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे सभी मेथड खत्म हो चुके हैं हैलोअल्केन्स बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, ठीक है। इनकी स्टेट बताने के कैसे होते हैं, ठीक है। ये जनरली लिक्विड में होते हैं, ठीक है, मतलब इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, ओके। और ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये होती हैं लोअर मेंबर्स के लिए, ठीक है। अगर हायर मेंबर्स हमारे पास आते हैं तो वो क्या होंगे, सॉलिड की फॉर्म में होंगे, ठीक है, और बट क्या होंगे, कलर में शो होंगे, ठीक है। हमारे पास जो फ्लोरीन वाले, ठीक है, और जो क्लोरीन वाले जो कंपाउंड्स होंगे हैलोअल्केन्स के, वो क्या होंगे जनरली लिक्विड्स में, ठीक है, और क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास आयोडीन और ब्रोमाइड वाले कंपाउंड्स आते हैं हैलोअल्केन्स में, तो वो क्या होते हैं हमारे पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, ठीक है, और क्या होंगे हमारे पास कलर में शो होंगे, ठीक है। अब इनकी अगर मैं स्मेल की बात करूं तो स्मेल क्या होती है, इनकी स्वीट स्मेल होती है, ठीक है, मीठी मीठी से होती है। बस इसमें ये याद रखना है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो हमारे पास हायर वाले मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है सोलिबिलिटी, कि हैलोअल्केन्स सोल्यूबल हो सकते हैं वाटर में कि नहीं। मतलब सोलिबिलिटी जो चीज है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है H बॉन्ड पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, ठीक है। दूसरा फैक्टर है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अब क्या है कि जो हैलोअल्केन्स है, ठीक है, अब लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो आपस में कभी भी सोल्यूबल नहीं हो सकते, वो इनसोल्यूबल ही रहेंगे मिक्सचर में, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, ठीक है। अब क्या जो हैलोअल्केन है, ठीक है, पोलर तो है, वाटर भी पोलर होता है, मिक्स होना चाहिए था, बट ये मिक्स नहीं होता, मतलब ये सोल्यूबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा जो कारण है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अगर हमने बाई चांस अगर हमने हैलोअल्केन्स और वाटर को आपस में मिक्स करना है, सोल्यूबल करना है, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, कि हम अट्रैक्शन हैलोअल्केन्स के मॉलिक्यूल्स में कंबाइन करा सकें, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, वो ब्रेक हो जाएं उस एनर्जी से, कि जब वो ब्रेक हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और जो हैलोअल्केन्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर ये सोल्यूबल हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता, एनर्जी क्या कम ही रिलीज हो पाती है, ठीक है, इसकी वजह से ये आपस में कभी भी सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं। बट जो हैलोअल्केन्स है वो जो अदर हमारे पास सोलवेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल है, ठीक है, ईथर है, कुछ भी है हमारे पास ऑर्गेनिक, वो उसमें क्या है मिक्स हो जाते हैं, बट वाटर में मिक्स नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जो हेलोल्केन्स है वो पोलर होते हैं, ठीक है, और पोलर है, और क्या कहते हैं, इनका मोलिकुलर मास भी हाई है। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो भी क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, हाइयर होती हैं। अगर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, वंडरवॉल फोर्सेज होगी, ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है। अगर इन फोर्सेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए किसी भी मोलिक्यूल में, तो उस मोलिक्यूल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाइयर होता है। ठीक है, तो इस केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास 4 फैक्टर आते हैं। ठीक है, हेलोल्केन के बेस पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे साइज ऑफ हेलोजन। ठीक है, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, हेलोजन है हमारे पास, ठीक है, और वो हाई, उसका मास हाइयर है, उसका साइज भी बड़ा है, तो उस मॉलिक्यूल का, उस हेलोल्केन का जो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमारे पास CH3 Cl है, एक CH3F है हमारे पास, एक CH3Br, CH3I और सिंपल CH4 है। इसमें तो कोई भी हेलोजन नहीं है। ठीक है, इस कार्बन के साथ सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे, इन चारों में से क्या होगा, कम ही होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें F है, इसमें Cl है, इसमें Br है और इसमें I है। हमें पता है कि इन चारों में से जो सबसे बड़ा होता है वो आयोडीन ही होता है। ठीक है, इसलिए इस मॉलिक्यूल का, इस हेलोल्केन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इन तीनों से क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा, इस वाले का, क्योंकि इसमें फ्लोरीन है, उसका साइज क्या है, सबसे कम है। इसलिए जो वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल इंटरेक्शंस होगी इस मॉलिक्यूल में, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कम होगा। अगर कम होगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारे पास कम ही होगा। ठीक है, सेकंड फैक्टर आता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल में हेलोजन एटम्स ज्यादा हैं तो उस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास CH3 Cl, एक है हमारे पास CH4, एक है CH2 Cl, 2 Cl3 एंड CCl4। अब इसमें तो कोई भी हेलोजन एटम नहीं है, तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा। ठीक है, इसमें क्या है, 4 की 4 ही हेलोजन प्रेजेंट है कार्बन के साथ। ठीक है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्या है, इस मॉलिक्यूल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम ज्यादा है। तो ज्यादा हेलोजन एटम होने की वजह से इस मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो क्या होगा, इन सभी में से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, और सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इन सभी हेलोल्केन्स में, तो इसमें क्या सिर्फ एक ही क्लोरीन है, इसमें 4 क्लोरीन, तो सबसे लीस्ट किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, इसका, और सबसे ज्यादा क्या है, इसका है। ठीक है, हमारे पास थर्ड फैक्टर आता है साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, ठीक है, दैट इज एल्काइल ग्रुप, अगर उसमें ज्यादा बड़ा है तो उस मॉलिक्यूल का, उस हेलोल्केन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास CH3 Cl, दूसरा हमारे पास है CH3 CH2 Cl, हमारे पास नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 Cl। इन तीनों में से अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, छोटा है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 2 कार्बन आ गए ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल में कार्बन एटम ज्यादा होने लग जाएंगे तो उसका एल्काइल ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो इस एल्काइल ग्रुप का साइज क्या है, बड़ा है, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, और सबसे लीस्ट किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है ब्रांचिंग। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है तो मैंने पहले बताया कि ब्रांचिंग से क्या होता है, मॉलिक्यूल कंपैक्ट होना शुरू होता है, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होना शुरू होता है। हमें पता है कि अगर किसी चीज का सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा कम होगा। ठीक है, और जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, मतलब कोई नॉर्मल कंपाउंड है, उसमें क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये हमारे पास नॉर्मल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पे Br लग गया। थर्ड हमारे पास केस है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, नीचे Br और साथ में CH3। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग आ गई, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग आ गई,
तो सबसे जो कम साइज होगा इन तीनों में मॉलिक्यूल्स में वो होगा इसका। अगर साइज कम हो गया, ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा ब्रांचिंग की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है, इसका साइज है वो कम हो गया। कम होने से क्या होगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा हमारे पास कम हो गया। सो सबसे लीस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका, सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, नॉर्मल वाले का, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल नेचर, ठीक है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है कि ये कितनी जल्दी से कैच कर सकते हैं फायर को, कितनी जल्दी से ये हीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि सिंपल कि हैलोजेंस जो है हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, लेस इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब ये जल्दी कैच नहीं करते, ठीक है, फायर वगैरह को। और जो प्रॉपर्टी है इनफ्लेमेबल, ठीक है, वो क्या करती है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन हैलोजन कंटेंट। मतलब किसी अगर मॉलिक्यूल में हैलोजन एटम ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कम इनफ्लेमेबल होगा देन अदर ऑफ दी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीखा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस प्लस हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।